यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से यह टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी स्टूडेंट इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल जुलाई 2022 में समाप्त होने वाला है। इसके साथ ही उसके उत्तराधिकारी का चुनाव करने के लिए देश में 16वें राष्ट्रपति चुनाव आयोजित किए जाएंगे। अब सवाल होता है कि आखिर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिसमें सांसद और विधायकों द्वारा वोट डाले जाते हैं। चुनाव का आयोजन भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। चुनाव से पहले निर्वाचक मंडल बनता है। इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्य का मतलब है कि जो इलेक्शन जीत करके आए हुए हैं। अब बात करते हैं चुनाव प्रक्रिया के बारे में। वोट डालने या मतदान से पहले सबसे पहला नामांकन का चरण आता है, जहां राष्ट्रपति बनने वाले उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने का इरादा बताना होता है और 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक की हस्ताक्षरित सूची के साथ नामांकन दाखिल करना होता है। यहाँ पर आप सभी ध्यान दीजिएगा कि ऐसे कोई भी उम्मीदवार जिनके पास 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक नहीं हो, वो लोग इस चुनाव में नहीं भाग ले सकते हैं। यहाँ पर आप सभी एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये प्रस्तावक और समर्थक राज्य या फिर राष्ट्रीय स्तर के निर्वाचक मंडल के सदस्यों में से कोई भी हो सकते हैं। आप सभी लोगों ने एक बात पर तो गौर किया ही होगा कि हमने बात किया था कि निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के, लोकसभा के और फिर सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर हम बात किए हैं कि 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक चाहिए, तो आपको इन्हीं में से आपको 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक लाने होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के पद पर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग किसी भी इंसान को उठा करके 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक के रूप में लाके खड़ा कर दें। ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो या तो विधायक होंगे या तो सांसद होंगे, वो भी निर्वाचित विधायक, निर्वाचित सांसद। यहाँ पर एक सवाल जरूर आता है कि आखिर ये 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक की बात क्यों कही गई है। इसकी आवश्यकता तब पड़ी जब चुनाव आयोग ने देखा कि 1974 में ऐसे कई सारे उम्मीदवार थे जिनके जीतने की संभावना बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वो चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करवाने आए थे। एक खास बात और है कि एक मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं कर सकता है। इसके बाद अब सवाल होता है कि प्रत्येक वोट का मूल्य क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है। प्रत्येक सांसद या विधायक द्वारा डाले गए वोट की गणना एक वोट के रूप में नहीं की जाती है, बल्कि राज्यसभा और लोकसभा के प्रत्येक सांसद की वोट का मूल्य 708 निश्चित है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए कि एक सांसद ने राष्ट्रपति के चुनाव में एक वोट दिया, तो उनके वोट की गिनती 1 नहीं की जाएगी बल्कि 708 की जाएगी। अब बात करते हैं विधायकों के वोट के मूल्य की। तो विधायकों के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर करता है। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार वर्तमान में राज्यों की जनसंख्या 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें बदलाव 2026 के बाद की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करने के बाद किए जाएंगे। अब जानते हैं कि आखिर प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य कितना है। इसमें सबसे पहले राज्य की कुल जनसंख्या लिया जाता है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य लिए जाते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य मतलब कि कुल निर्वाचित सदस्य को भाग दिया जाता है। जो आंसर आता है उसमें 1/1000 का गुणा कर दिया जाता है। यहाँ पर आम चुनाव के बिल्कुल विपरीत होता है। यहाँ मतदाता एक पार्टी के उम्मीदवार या कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं। निर्वाचक मंडल के मतदाता मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम वरीयता क्रम से लिखे जाते हैं। यहाँ पर इस लाइन का मतलब यह है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति पद के लिए 7 लोगों ने नामांकन करवाया है। यहाँ पर सभी उम्मीदवारों का नाम एक लिस्ट में रखा जाएगा। लिस्ट में लिखने के बाद सभी निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक को दे दिया जाएगा। लेकिन ये लोग वोट इस प्रकार से देंगे कि सबसे पहले किस उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं, दूसरे नंबर पर किसको रखना चाहते हैं, तीसरे नंबर पर किसको रखना चाहते हैं। इस टाइप से 7 नंबर तक एक क्रम दे देंगे कि हम किस व्यक्ति को सबसे पहले चुनना चाहते हैं।
उसके बाद किसको, उसके बाद किसको। इसके बाद आप सभी ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। यह लाइन इसलिए आसानी से बोला गया ताकि आप सभी लोग याद रखें। यूपीएससी सीएसई में यह सवाल अक्सर आता है और इसके साथ ही अगर आप पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें भी यह सवाल आता है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में भी गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब सवाल होता है क्या कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही उसके पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा आप कोई भी कारण दें, उस पर राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संविधान का उल्लंघन वाक्य का मतलब परिभाषित नहीं किया गया है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। यहाँ पर आप सभी ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति के विरुद्ध जब महाअभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसमें कम से कम सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने ही चाहिए और इसके साथ ही राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति पर महाअभियोग का प्रस्ताव मूल सदन में विशेष बहुमत मतलब कि 2/3 द्वारा पारित किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रस्ताव को दूसरे सदन में विचार के लिए भेजा जाता है। दूसरा सदन एक निरीक्षक के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक प्रवर समिति का गठन किया जाता है। महाअभियोग प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को अधिकृत वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। वह अपना बचाव करने का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसा करने के लिए भारत के किसी व्यक्ति, वकील या अटॉर्नी जनरल को नियुक्त कर सकते हैं।